वेलकम टू राविंद्र एकेडमी दोस्तों। तो आज ये जो लेक्चर है ये अपना AE एग्ज़ाम को देखते हुए मैं बना रहा हूँ और इसमें मैं आपको एक ही लेक्चर में वो सारे कॉन्सेप्ट समराइज कर दूंगा जो आप अधिकतर गलत करते हो। जैसे सिंक्रोनस मोटर को जब हम अंडर एक्साइट करेंगे, कब हम ओवर एक्साइट करेंगे, कब वो लैगिंग पावर को डिलीवर करेगा, कब वो लीडिंग पावर को डिलीवर करेगा। सेम सिंक्रोनस जनरेटर के केस में, राइट। कब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो लीड करेगा, कब जो वोल्टेज है टर्मिनल वोल्टेज वो लीड करेगा, वो सारी चीजें मैं एक ही लेक्चर में आपको समराइज करवा देता हूं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों सिंक्रोनस जनरेटर की। बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला हम बात करते हैं सिंक्रोनस जनरेटर की। 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आपने ये लेक्चर पूरा देख लिया। सिंक्रोनस जनरेटर। अच्छा, एक चीज और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर का रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को डिराइव करवाया है। क्या है? Q इज इक्वल टू VT अपॉन X EA cos डेल्टा माइनस VT। ये है फॉर्मूला रिएक्टिव पावर फॉर सिंक्रोनस जनरेटर। केस वन देखते हैं सिंक्रोनस जनरेटर के केस में। केस वन क्या ले लेते हैं? अगर EA cos डेल्टा वाला जो टर्म है वो बड़ा है टर्मिनल वोल्टेज से। तो इक्वेशन फर्स्ट में मुझे देख के बताइए, अगर ये EA cos डेल्टा वाला टर्म VT से टर्मिनल वोल्टेज से बड़ा है तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q विल बी ग्रेटर देन जीरो। और Q विल बी ग्रेटर देन जीरो का मतलब पावर फैक्टर, अगर रिएक्टिव पावर हमारा पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन जीरो है, मतलब जो पावर फैक्टर है वो कैसा होता है? लैगिंग। ये मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ, ये मैं प्रूव भी करवा चुका हूँ। तो Q इज ग्रेटर देन जीरो मतलब लैगिंग। अब एक चीज मुझे बताइए, EA cos डेल्टा VT से बड़ा कब होगा? जब EA बड़ा होगा, जब EA की वैल्यू हम बहुत ज्यादा कर देंगे। EA की वैल्यू हम बहुत ज्यादा कब करेंगे? जब फील्ड करंट हम बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, यानी कि हम जनरेटर को ओवर एक्साइट कर देंगे, तब EA cos डेल्टा वाला टर्म टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा। तो ये केस वन कौन सा था? ओवर एक्साइटेड कंडीशन। ओवर एक्साइटेड कंडीशन। तो चलिए यहां से हम पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? ये जनरेटर है, तो जनरेटर का काम क्या होता है? डिलीवर करना। तो पहले लिखिएगा जनरेटर डिलीवर्स लैगिंग रिएक्टिव पावर। तो यहां से हमारा पहला कंक्लूजन क्या हो गया कि अगर आप जनरेटर को, सिंक्रोनस जनरेटर को ओवर एक्साइट करते हो तो आपका जो जनरेटर है वो लैगिंग रिएक्टिव पावर को डिलीवर करेगा। सिमिलरली केस टू देख लेते हैं। केस टू, केस टू लिखिएगा, अगर EA cos डेल्टा की वैल्यू कम है टर्मिनल वोल्टेज से। तो आप मुझे बताइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट Q लेस देन जीरो हो जाएगा, यस और नो? और Q अगर लेस देन जीरो है तो हमारा पावर फैक्टर कैसा होता है? लीडिंग। और अगर इंड्यूस्ड EMF हमारा क्या है? लेस देन VT है, मतलब ये कौन सी कंडीशन है? अंडर एक्साइटेड। अंडर एक्साइटेड कंडीशन। तो यहां से हमारा नेक्स्ट जो कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा? जनरेटर क्या करता है बताइए? पावर को डिलीवर करता है। तो जनरेटर डिलीवर्स, पावर फैक्टर यहां पे कैसा हमारा? लीडिंग। तो लीडिंग रिएक्टिव पावर, यानी कि अगर हम जनरेटर को अंडर एक्साइट करते हैं तो वो लीडिंग रिएक्टिव पावर को डिलीवर करने लगता है। अब मुझे बताइए, जनरेटर डिलीवर तो कर रहा है लीडिंग क्यू को, राइट? तो जनरेटर कुछ ना कुछ रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब भी तो करेगा। तो यहां पे मुझे बता दीजिए जनरेटर
एब्जॉर्ब्स, अगर जनरेटर एब्जॉर्ब टाइप का अगर आपको ऑप्शन में आ जाए तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जनरेटर एब्जॉर्ब लैगिंग क्यू, उल्टा हो जाएगा। करेक्ट। यहां पे मुझे बताइए, जनरेटर, ऊपर हमने डिलीवर लिखा था तो ये क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब लैगिंग क्यू। डिलीवर कर रहा है तो एब्जॉर्ब क्या करेगा, लीडिंग क्यू, यानी कि लीडिंग रिएक्टिव पावर। तो जनरेटर के केस में ये आप गलत नहीं करोगे। अब क्लियर है। तीसरा केस देख लेते हैं। यहीं पे मैं तीसरा केस बता देता हूं। केस 3, अगर अंडर एक्साइटेड ओवर एक्साइटेड की कंडीशन को ना लिया जाए, हम क्रिटिकली एक्साइटेड कंडीशन को ले लेते हैं। क्रिटिकली एक्साइटेड कंडीशन, अगर क्रिटिकली एक्साइटेड कंडीशन है इसका मतलब रिएक्टिव पावर हो जाता है 0, यानी कि E A cos डेल्टा बराबर हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज के, तो रिएक्टिव पावर हमारा हो जाएगा 0। और अगर रिएक्टिव पावर 0 है तो पावर फैक्टर कैसा होता है हमारा, यूनिटी, पावर फैक्टर हो जाएगा 1। राइट। तो ये सिंक्रोनस जनरेटर आपको क्लियर है। अब हम चलते हैं सिंक्रोनस मोटर के केस पे। तो सेकेंड पॉइंट, सिंक्रोनस मोटर। केस 1 लिखिएगा। ओके, उससे पहले Q की वैल्यू लिख लेते हैं। रिएक्टिव पावर फॉर सिंक्रोनस मोटर का फॉर्मूला मैंने क्या प्रूव कराया है आपको हर जगह, Vt अपॉन एक्स, Vt माइनस ई ए कॉस डेल्टा। पहले हम ले लेते हैं ओवर एक्साइटेड की कंडीशन। ओवर एक्साइटेड कंडीशन, ओवर एक्साइटेड की कंडीशन क्या बोलती है कि जो ई ए कॉस डेल्टा है वो बड़ा होगा टर्मिनल वोल्टेज से। और अगर ई ए कॉस डेल्टा बड़ा है टर्मिनल वोल्टेज से तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रिएक्टिव पावर नेगेटिव हो जाएगा। और रिएक्टिव पावर नेगेटिव है मतलब हमारा पावर फैक्टर कैसा है, लीडिंग, लीडिंग पावर फैक्टर। तो अब यहां से पहला पॉइंट लिखिएगा, मोटर का काम क्या होता है, एब्जॉर्ब करना। सो मोटर विल एब्जॉर्ब, मोटर विल एब्जॉर्ब, पावर फैक्टर क्या है, लीडिंग, लीडिंग रिएक्टिव पावर। और अगर मोटर लीडिंग रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब कर रही है तो मोटर डिलीवर क्या करेगी, लैगिंग रिएक्टिव पावर। तो यही लैगिंग रिएक्टिव पावर को हम यूज करके अपने पावर फैक्टर को इंप्रूव कर लेते हैं। राइट। बट वो मोटर काम किस पे कर रही है, लीडिंग क्यू पे, याद रखिएगा। बहुत कंफ्यूजिंग है ये सारे कुछ टॉपिक जो बता रहा हूं। केस 2 देखते हैं। केस 2 हमारा क्या हो जाएगा, अंडर एक्साइटेड कंडीशन। अंडर एक्साइटेड कंडीशन, अंडर एक्साइटेड कंडीशन। चलिए, अंडर एक्साइटेड कंडीशन का मतलब क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू जो है वो बड़ी है ई ए कॉस डेल्टा से, या ई ए कॉस डेल्टा हमारा छोटा है। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, Q की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन 0, यानी कि ये पावर फैक्टर हो जाएगा हमारा लैगिंग। अब यहां से हमारा जो पहला नोट है वो क्या बनेगा, मोटर विल, मोटर का पहला काम क्या होता है, पावर को एब्जॉर्ब करना। सो मोटर विल एब्जॉर्ब, पावर फैक्टर हमारा लैगिंग है मतलब लैगिंग क्यू। दूसरा हम खुद से बना सकते हैं, मोटर अगर लैगिंग क्यू को एब्जॉर्ब कर रही है तो डिलीवर क्या करेगी, लीडिंग क्यू। ये समझ में आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, बोला जा रहा है कि जो ई ए है वो जो ई ए है उसकी वैल्यू वी टी से कम है
और जो EA है यानी कि इंड्यूस्ड EMF, उसकी वैल्यू टर्मिनल वोल्टेज से क्या कर रही है, लैग कर रही है। तो आपको बताना है ये मोटर है या जनरेटर, अंडर एक्साइटेड कंडीशन पे काम कर रहा है या ओवर एक्साइटेड कंडीशन पे, और आपको ये बताना है कि ये लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा है या लीडिंग पावर फैक्टर पे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। EA इज लेस देन VT, EA का मैग्नीट्यूड कम है टर्मिनल वोल्टेज से, मतलब ये अंडर एक्साइटेड कंडीशन है। ये है अंडर एक्साइटेड कंडीशन। EA लैग्स VT, मतलब ये लैग कर रहा है VT से, यानी कि VT पहले आ रहा है। मतलब VT अगर पहले आ रहा है मतलब हम सप्लाई पहले कनेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये मोटर है। तो अब मुझे बताइए, मोटर हमारी अंडर एक्साइटेड कंडीशन पे काम करती है तो कौन सा पावर फैक्टर पे काम करती है, बताइए, लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पे अगर काम करती तो वो कौन सा एक्साइटेशन होता, ओवर एक्साइटेड कंडीशन। ये समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या दिया हुआ है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बड़ा है टर्मिनल वोल्टेज से और इंड्यूस्ड ईएमएफ लीड कर रहा है टर्मिनल वोल्टेज से, तो आपको सारी चीजें इसमें बतानी है। तो सबसे पहले देखिए, ये बड़ा है मतलब ये ओवर एक्साइटेड कंडीशन है, और ये लीड कर रहा है VT से, मतलब ये पहले आ रहा है बाद में VT आ रहा है, मतलब EMF पहले इंड्यूस हो रहा है। तो EMF इंड्यूस करने का काम किसका होता है, जनरेटर का। तो ये हमारा एक अल्टरनेटर है। अब एक चीज और मुझे बता दीजिए, अल्टरनेटर अगर ओवर एक्साइटेड कंडीशन पे काम कर रहा है तो कौन सा पावर फैक्टर होता है, लैगिंग पावर फैक्टर। मैंने अभी तो आपको बताया, लैगिंग पावर फैक्टर। ये बात क्लियर हुई। चलिए देखते हैं एक दूसरा क्वेश्चन। और अगर आपको फेजर के फॉर्म में क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे बनाओगे, देखिए ये आप बच्चों का खेल हो जाएगा आपके लिए, इतनी आसानी से मैं आपको बताऊंगा। चलिए, अगर इस तरह का कोई फेजर दिया गया है, इसने क्या किया है, टर्मिनल वोल्टेज को ले लिया है रेफरेंस, और हमारा पावर फैक्टर यानी कि करंट को दे दिया गया है यहाँ पे IA, और ये है IA एक्सेस, और ये है हमारा इंड्यूस्ड EMF EA। तो अब एक चीज याद रखिएगा हमेशा, VT और EA के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोला जाता है डेल्टा। IA और VT के बीच का एंगल होता है फाई। IA और EA के एंगल के बीच का एंगल होता है साई। डेल्टा को बोलते हैं लोड एंगल या पावर एंगल या टॉर्क एंगल। फाई होता है पावर फैक्टर एंगल, और साई होता है इंटरनल पावर फैक्टर एंगल। तो इस फेजर को देख के आपको क्या पता चल रहा है, तो इस फेजर को देख के हमें यह पता चल रहा है कि जो मैग्नीट्यूड है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का बड़ा है टर्मिनल वोल्टेज से, मतलब ये कौन सी कंडीशन है हमारी, ओवर एक्साइटेड कंडीशन, ओवर एक्साइटेड कंडीशन। और अगर ये ओवर एक्साइटेड कंडीशन है, ये हमने मान लिया, तो अब क्वेश्चन को देख के क्या आप ये बता सकते हो कि ये मोटर है या जनरेटर। तो आप देख सकते हो जो टर्मिनल वोल्टेज है वो लीड कर रहा है विथ एंगल डेल्टा, मतलब टर्मिनल वोल्टेज लीड्स EA। और टर्मिनल वोल्टेज लीड कब करता है, मोटर के केस में। तो ये मोटर है, ओवर एक्साइटेड कंडीशन पे काम कर रही है। तो किस पावर फैक्टर पे काम करती है ये मोटर, लीडिंग पावर फैक्टर पे। तो आप देख सकते हो फेजर में भी हमें लीडिंग दिया गया है। तो ये बातें हम पता कर सकते हैं किसी भी एक फेजर को देख के। तो एक और फेजर में देता हूं, उसे सॉल्व करिए। फेजर आपको इस तरह से दिया गया है, ये टर्मिनल वोल्टेज है, ये है आर्मेचर करंट, ये है रिएक्टिव ड्रॉप, और ये बना दिया हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ ई। तो यहां से हमें क्या क्या चीजें पता चल रही हैं, तो मैग्नीट्यूड अगर हम कंपेयर करें तो ई का मैग्नीट्यूड बड़ा है VT से, राइट, मतलब ये कैसा हो गया, ओवर एक्साइटेड।
जो ई है इंड्यूस्ड ईएमएफ वो डेल्टा एंगल से लीड कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल वोल्टेज, मतलब ये कैसा हो गया, जनरेटर। और ओवर एक्साइटेड जनरेटर किस पे काम करता है, लैगिंग पावर फैक्टर पे। तो आप यहां से देख भी पा रहे होगे जो करंट है, जो आर्मेचर करंट है वो टर्मिनल वोल्टेज से लैग कर रही है विद एंगल फाई। समझ में आ रहा है कैसे करना है, बहुत आसान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करिए, इसमें आपके कई क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो बोला जा रहा है कि एक सिंक्रोनस मोटर है जो कि इनफाइनाइट बस बार पे ऑपरेट कर रही है। इनफाइनाइट बस बार का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट बस बार का मतलब होता है टर्मिनल वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द दैट बस इज कांस्टेंट। अब बोला जा रहा है ये लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा है। अगर हम एक्साइटेशन को इंक्रीज करते हैं तो आप मुझे बताइए कि पावर फैक्टर, आर्मेचर करंट, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, डेल्टा एंगल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो सबसे पहले हमें दिया गया है मोटर। मोटर के रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी टी अपॉन एक्स, वी टी माइनस ई ए कॉस डेल्टा, ये फॉर्मूला होता है। हमसे बोला क्या जा रहा है, हम एक्साइटेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर एक्साइटेशन इंक्रीज हो रहा है, इफ एक्साइटेशन इंक्रीज हो मतलब ई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और अगर ई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो क्यू की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सही है, क्यू की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ये हमें पता चल गया। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स Q अपॉन P। अगर Q की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो फाई डिक्रीज हो रहा है, फाई डिक्रीज हो रहा है तो कॉस फाई इंक्रीज हो रहा है, पावर फैक्टर हमारा इंक्रीज हो रहा है। अब हमने लोड को तो वेरी करने की कोई बात नहीं करी है यहाँ पे, इसका मतलब जो लोड है हमारा वो क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लोड को फिक्स्ड मान लेंगे या कांस्टेंट मान लेंगे, क्योंकि हम लोड को वेरी कर रहे हैं ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है। तो अगर लोड कांस्टेंट है तो हमारा जो रियल पावर है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। रियल पावर भी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट या फिक्स। तो एक चीज मुझे बताइएगा, हम जानते हैं पावर क्या होता है, ई ए वी टी अपॉन एक्स साइन डेल्टा। पावर हमारा कांस्टेंट दिया गया है, पावर हमारा है कांस्टेंट। टर्मिनल वोल्टेज वैसे ही कांस्टेंट हो गया बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट बस बार। एक्सेस को हम कांस्टेंट ले लेते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारी कांस्टेंट है इनफाइनाइट बस बार की वजह से। तो यहां से जो प्रॉपर एक्सप्रेशन आया हमारा क्या आया, ई ए साइन डेल्टा बराबर कांस्टेंट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वी आर इंक्रीजिंग द एक्साइटेशन, मतलब ये इंक्रीज कर रहे हैं तो साइन डेल्टा को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। और डेल्टा डिक्रीज हो रहा है, साइन डेल्टा डिक्रीज हो रहा है मतलब डेल्टा डिक्रीज हो रहा है। करेक्ट। एक और फॉर्मूला हमें क्या क्या आ गया है, पावर फैक्टर हमने निकाल लिया, पावर फैक्टर इंक्रीज हो रहा है। आर्मेचर करंट अभी बचा हुआ है, क्यू हमने निकाल लिया, क्यू डिक्रीज हो रहा है। एक्टिव पावर हमने निकाल लिया, कांस्टेंट है। डेल्टा डिक्रीज हो रहा है, ये सारी चीजें हमने निकाल ली। बस एक चीज और बचा है निकालने के लिए, आर्मेचर करंट। तो देखिए पावर कांस्टेंट है। एक और फॉर्मूला पावर का आपको क्या पता है, P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाइव बराबर कांस्टेंट। वोल्टेज कांस्टेंट है बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट बस बार, तो आर्मेचर करंट कॉस फाइव का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब हमने क्या निकाला था, पावर फैक्टर इंक्रीज हो रहा है मतलब कॉस फाइव इंक्रीज हो रहा है, तो आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने निकालनी, सारा कुछ फॉर्मूले से आ जाएगा। एक फॉर्मूला और दो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, बाकी सारा कुछ आपको कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी एक वीडियो और मुझे रिकॉर्ड करना है जो आप लोगों ने टेलीग्राम पे मुझे डाउट भेजे थे, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।